दी एटर्नल्स अब रिलीज हो चुकी है और इस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के नए एंट्री के साथ आए हुए हैं कई नए कॉस्मिक लॉज। लेकिन इस फिल्म के सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट में से एक है जो कि सेलेस्टियल्स के नाम से जाने जाते हैं। सेलेस्टियल्स एक इंसेनली पावरफुल रेस ऑफ कॉस्मिक बीइंग्स है जो कि एमसीयू में रीइंट्रोड्यूस्ड है। इस वीडियो में हम सेलेस्टियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे एमसीयू के अंदर, लेकिन याद रखें कि हम कॉमिक्स में उनके काउंटरपार्ट्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें जरूरत पड़ने पर मेंशन कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ एमसीयू के सेलेस्टियल्स के बारे में बात की जाएगी। दी एटर्नल्स फिल्म ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर सारे जीवन एक अन्य ग्रह से आए हैं जो कि सेलेस्टियल्स नाम के एक प्रकार के प्रजाति होते हैं। सेलेस्टियल्स हमारे जानकारी के मुताबिक एमसीयू के सबसे पुराने प्रजाति है। इनसे पहले के क्रिएशन के समय से और पहले के 6 सिंगुलैरिटीज जो बाद में इन्फिनिटी स्टोन्स के रूप में जाने गए सेलेस्टियल्स मौजूद थे। प्राइम सेलेस्टियल ओरिशम ने पहला सूरज बनाया और यूनिवर्स में प्रकाश दिया, और ज्यादातर ओरिशम का काम है यूनिवर्स के नए सेलेस्टियल बीइंग्स के जन्म में मदद करना, जो फिर से यूनिवर्स में नए जीवन की उत्पत्ति लाएंगे। सेलेस्टियल्स के कारण हाई यूनिवर्स के सभी जीव उत्पन्न हुए हैं, ये एटर्नल्स फिल्म में बताया गया है। सेलेस्टियल्स एमसीयू में सबसे प्राचीन और शक्तिशाली जाति है। उनके बनने से पहले यूनिवर्स और इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। प्राइम सेलेस्टियल ओरिशम ने पहला सुन बनाया और यूनिवर्स में रोशनी दी। ओरिशम के प्रधान काम में एक नए सेलेस्टियल के जन्म में सहयोग करना है, जिसके कारण नए जीव और नए जगत उत्पन्न होते हैं। इसके लिए हर 1 लाखों वर्ष में नए सेलेस्टियल्स जन्म लेने होते हैं। ओरिशम एक जीवित प्लैनेट में सेलेस्टियल सीड ऑफ लाइफ लगाता है, जैसा कि धरती पर टियामैट का था। सेलेस्टियल की उत्पत्ति के लिए प्लैनेट के कोर में सेलेस्टियल लाया जाता है और उनका भोजन जीवित और बुद्धिमान जीवों के ऊर्जा से होता है। कितनी मात्रा में जीव की जरूरत होती है, इसकी जानकारी स्पीशीज के आधार पर होती है। हम जानते हैं कि इन्फिनिटी वॉर के बाद जब सभी मानव पुनः जन्म लेते हैं, तब धरती पर टियामैट के जन्म के लिए जरूरी ऊर्जा उपलब्ध थी। ओरिशम ने इस प्रक्रिया में मदद के लिए 2 प्रकार के प्राणी बनाए थे। पहले तो डेवियंस, जो जवाबदेह जीव जिनके माध्यम से जवाबदेह जीवों का विनाश किया जाता है ताकि जीवन अच्छे से विकसित हो सके। हालांकि समय के साथ डेवियंस खुद शिकार बन गए और ओरिशम को और एक प्रकार के प्राणी एटर्नल्स बनाने के लिए मजबूर किया, जिन्होंने डेवियंस को समाप्त करने के लिए काम किया। एटर्नल्स एक सिंथेटिक प्रकृति के प्राणी थे जिनका मुख्य काम जीवन को डेवियंस से बचाना और पर्याप्त विकसित होने में मदद करना था। सेलेस्टियल के सारे गुणों की पूर्ण गति अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन हमने उनके पास एक ऐसा शक्तिशाली प्रभुत्व देखा है जिसमें वो कॉस्मिक ऊर्जा को मैनिपुलेट करके जीवन को जन्म देते हैं और वास्तु को पैदा करते हैं। हमने देखा है कि सेलेस्टियल सितारों और पूरे गैलेक्सी को कुछ भी ना होने से भी पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि वो दूरियों को तुरंत पार करने में भी सक्षम है, जैसे टेलीपोर्टेशन के द्वारा। एक और सेलेस्टियल जिसे हम काफी हद तक जानते हैं वो है ईगो जीवित ग्रह। वो एमसीयू के अंदर एक अजीब सा सेलेस्टियल है क्योंकि वो अपने तरीके से एक रेनेगेड है। ईगो कहते हैं कि सबसे पहली याद जो उन्हें है वो है आउटर स्पेस के वॉइड में बिल्कुल अकेला तैरना। ये नहीं पता कि क्या यही उनका उदय हो सकता है या फिर उन्हें अलग तरीके से बनाया गया होगा। दूसरे सेलेस्टियल्स के मुकाबले उनके बहुत बड़े उम्र होने के बावजूद ईगो को ये हो सकता है कि उन्हें नए सेलेस्टियल लाइफ को उत्पादित करने के तरीके की खोज में एक प्रयास के परिणाम में पैदा किया गया हो, तभी तक कि जब ओरिशम उनके वर्तमान मेथडोलॉजी को लागू करने के लिए आए, या फिर ईगो और ओरिशम दोनों एक साथ उत्पन्न हुए हो और वो दोनों समान उम्र के होंगे। ये सब अभी तक नहीं पता है। लाखों साल तक अर्धनिर्वाचन में बहने के बाद ईगो ने अपनी चेतना के चरण और एक दुनिया का निर्माण शुरू किया और खुद के लिए एक जीवाश्मी रूप में जन्म लिया जिसका शरीर उनके गृह से बाहर निकलकर दूसरे जगहों पे जा सकता था जहां जीवन मिलता था, लेकिन शरीर को पुनः गृह के अंदर जाना पड़ता था जहां उसका पुनः आधार हो सकता था।
और जब ईगो जीवन खोजते खोजते थक चुका और उन्हें मिला जीवन उन्हें प्रभावित नहीं कर पाया, तो ईगो ने अपनी खुद की महत्वाकांक्षा को पूरी करने का निर्णय लिया। विस्तार ईगो ने जीवित जीवों वाले विभिन्न दुनियाओं में अपने आप को विस्तृत किया और उसने उन दुनियाओं को अपने लिए परिवर्तित कर दिया। लेकिन ईगो अकेला इतना ताकतवर नहीं था कि ये सब खुद कर सके, उसके लिए दूसरे सेलेस्टियल्स की ताकत की आवश्यकता थी। ईगो ने विभिन्न दुनियाओं में भिन्न भिन्न जीवों के साथ जोड़ना प्रयास किया, लेकिन ये सभी प्रयास नाकाम रहे। अंतरिक्ष के विभिन्न भागों में इस प्रकार की दुर्लभ जीव मिलना बहुत मुश्किल होता था। फिर एक दिन उसको पता चला कि उसके पुत्र पीटर क्विल उसकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम है।